नमस्कार दोस्तों, अगेन हमारा जो पार्ट सेकंड है हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं 2021 के पीवाईक्यू का इकोनॉमी का। ठीक है। और जैसे कि मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ कि मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है वो डाउन चल रही है, तबीयत में थोड़ा हेल्थ में थोड़ा तबीयत ख़राब है। मतलब कहने का ये है कि थोड़ा वीडियो लेट हो गई है आने में। सिंपल सी मैं आप लोगों को बात बोलता हूँ, ये पार्ट 2 आ जाना था नेक्स्ट डे में, बट मुझे कोल्ड वगैरह हो रखा है, थोड़ा फीवर, तो इसलिए मैं बैलेंस करके चल रहा हूँ, है ना। चलिए, वैसे अपनी तरफ से हमेशा प्रॉमिस रहता है आप लोगों को कि कभी भी डिले ना किया जाए, टाइम टू टाइम आप लोगों को कंटेंट दिया जाए। ठीक है। और बजट का पार्ट 2 जो है, बजट का जो पार्ट 2 है जो मैं आप लोगों को डिस्कस करवाया है, वो जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। आई होप, मैं प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यदि आज वेडनेसडे तो आपको फ्राइडे में वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। ठीक है। जैसे कि दोस्तों जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 7 क्वेश्चन तक कर लिए थे इकोनॉमी के। ठीक है। अब हम 8 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। टोटल जो क्वेश्चन है वो 16 क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और अब देख रहे हो कि पीवाईक्यू के एनालिसिस पे करें हम तो 2015 के बाद 2025 सॉरी जो हमने अब तक देखा है 2021 तक। ठीक है। हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमी पोर्शन से आप लोगों को 12 to 15 क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही रहे हैं, मैक्सिमम 15 से ज़्यादा भी हो रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इकोनॉमी आप लोगों के लिए बेस्ट पोर्शन है। और सारा का सारा इकोनॉमी किस पे, बेसिक आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट पर इकोनॉमी है पूरी की पूरी, है ना। इसमें कोई भी, और आपने देखा होगा ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ना कि करंट अफेयर पे। जो आप लोग हवा काटते हो ना कि करंट अफेयर सर, करंट अफेयर भाई बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ। 75% आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में मिलेंगे, 25% आपको करंट में मिलेंगे। यदि आप अपना 70% भी करके चले गए ना, 70% से नीचे कट ऑफ रहता है, 70% भी आप करके चले गए ना, और सी सेट आपने इंप्रूव कर लिया अपना, तो आपका मतलब प्रीलिम्स पक्का पार है। सी सेट के लिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सी सेट में करना है क्या, मेरे नंबर सिस्टम की क्लासेस हैं उसको कवर कीजिए। नंबर सिस्टम की क्लासेस मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ोगे टेलीग्राम से, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाने लगूंगा। बट आप टेलीग्राम ज्वाइन तो करें, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वहीं पे मेरी सारी पीडीएफ पड़ी है। नंबर सिस्टम से आप लोगों को जैसे मैंने बताया कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले, 15 क्वेश्चन से प्लस आपको क्वेश्चन नंबर सिस्टम से मैथ पोर्शन से आने को मिलते हैं। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की भी मैं सीरीज लाऊंगा बड़ी जल्दी, बट मेरा फोकस है कि मैथ जल्दी हम कवर कर दें आपका। और मार्च के मिड तक मैं आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस भी ला रहा हूँ। ठीक है। और एक और न्यू आपको मैं न्यू अनाउंसमेंट बता देता हूँ, एक न्यू अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जल्दी मेरे ख्याल से फ्राइडे से या सैटरडे से अमन मोंगा सर जो है वो आप लोगों को एनवायरमेंट की पीवाईक्यू विद कॉन्सेप्ट, ठीक है, और विद आपका प्लस करंट रिलेट आपको एनवायरमेंट कवर करवाएंगे। ठीक है। आज उनका पॉलिटिका, आज ये कल में पॉलिटी का लास्ट लेक्चर चलेगा उनका पीवाईक्यू का, जो बिल्कुल टॉपिक वाइज और करंट वाइज था। 1995 से लेकर हमने उसमें अमन सर ने आपको 2025 तक पीवाईक्यू कवर करवाए हैं। ठीक है। तो चलिए, अब बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने आप लोगों को, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ठीक है। जस्ट वेट, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा आप लोगों के लिए। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, थोड़ा आप लोग ना ढीले पड़ रहे हो, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आप लोगों के लिए इतना बेस्ट कंटेंट ला रहा हूँ, और यूट्यूब पर आपको कहीं पूरा यूट्यूब देख लेना, यदि इतना बेस्ट आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी तो मैंने आपको अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं क्योंकि अपना इसमें कोई हित नहीं है, बट आप लोगों से मैं बस इतना मानता हूँ कि एक बटन है सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, उसको यार लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। आइए, क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन बोला गया द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी इन दैट इज नेसेसरीली, क्या इफेक्ट पड़ेगा करेंसी का यदि हम उसको करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दें। ठीक है। डिवैल्यूएशन कर दें करेंसी का, तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है, नेसेसरली क्या पड़ेगा बताइए। पहले तो आप लोग मुझे बताइए डिवैल्यूएशन क्या होता है, बताइए ये क्या है, बताइए। किसको पता है कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना, क्योंकि यूपीएससी में सारा काम कॉन्सेप्ट का है। ठीक है। आपसे बेसिक पूछते हैं कि बच्चे बेसिक तो पढ़ के नहीं जाते, करंट जाते हैं, कॉन्सेप्ट कमजोर हो जाते हैं उनके। ठीक है ना। क्या होता है डिवैल्यूएशन, बताइए आप लोग मुझे। डिवैल्यूएशन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। लिख देता हूँ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है। ये होता है। ठीक है। क्या होता है बताइए। देखिए, डिवैल्यूएशन होता है जब गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ना हमारा जो रुपीज़ है, जो हमारा रुपया है, ठीक है, उसको अदर कंट्री की जो करेंसी है, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी है, इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी के मुकाबले इसको क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब रुपया जो है हमारा वो कम हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, टेम्परेरी करती है, परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन बोलते हैं, किसका, करेंसी का डिवैल्यूएशन बोलते हैं इसको। ठीक है। बेसिक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है ना। और थोड़ा सा यदि बाहर से आप लोगों को नॉइज़ आ रही है तो इग्नोर करना, है ना, एक्सटर्नल नॉइज़ जो आपको परेशान करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ आप लोगों के लिए 11 PM पर, ठीक है, या 12 PM पर, है ना। बट आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, थोड़ा जल्दी मैं सोने को जाऊँगा, सो जाऊँ, अपना स्लीपिंग साइकिल जो है उसको इंप्रूव करूँ। तो मैं आज हो सकता है 10 बजे सोने चला जाऊँ, थोड़ा बॉडी पेन कर रही है, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए जो लेक्चर रिकॉर्ड करूँ वो 9 PM पर कर रहा हूँ। और 9 PM पर आप सब जानते हैं कि लोग आते जाते रहते हैं, तो साउंड थोड़ा बहुत आता है बाइक का बाहर गली से ना, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि रात को तो कोई चलता नहीं है 11-12 बजे, एक आधा कोई शख्स है तो वो बात अलग है ना।
और अपना अभी इतना बजट है नहीं कि नॉइज़ कैंसिलेशन वाला मैं आप लोगों को मैं माइक लूँ, है ना, लेकिन जितना भी है आप लोगों के लिए सफिशेंट है। आप लोग बस मेहनत मारते जाइए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और थोड़ा सा मुझे क्या है ना, वो क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करोगे तो थोड़ा मैं भी अपना कंडीशन थोड़ा इंप्रूव करूँगा और आप लोगों के लिए डिजिटल चीज़ों पे मैं काम करूँगा, ठीक है। बाकी कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मैंने बता दिया डिवोल्यूशन क्या होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे जो करेंसी है, जो हमारी रुपीज़ है, उसको फॉरेन करेंसी के अकॉर्डिंग क्या कर देती है, कम कर देती है, उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन, ठीक है, डिवैल्यूएशन। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ, आप एग्जाम्पल लेके चलिए कि पहले जो $1 था वो इक्वल था किसके, 70 रुपीज़ के। कब, डी वैल्यूएशन के पहले, डी वैल्यूएशन से पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने लगा दिया डिवैल्यूएशन, गवर्नमेंट ने कर दिया डिवैल्यूएशन कर दिया। तो गवर्नमेंट बोलती है कि $1 खरीदने के लिए अब आपको कितने रुपये देने होंगे, आपको 80 रुपये देने होंगे। पहले हम $1 खरीदने के लिए हम सिर्फ 70 रुपीज़ दे रहे थे, मतलब कम पैसे दे रहे थे, समझ रहे हो ना। इसके अकॉर्डिंग तो हमारे कम पैसे नहीं है, जो हम कम ही तो दे रहे थे, ठीक है। बट जब डॉलर हमारे लिए ठीक था, लेकिन अब हमको $1 खरीदने के लिए हमको हमारी जेब से 80 रुपये जाएंगे। तो मतलब क्या है, डॉलर की पावर तो बढ़ी हुई है, लेकिन हमारे जो रुपये की पावर है वो क्या होगी, वो कम हुई, ठीक है। ये बात आप सब समझ गए होंगे, सिंपल है, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है ना। डिवैल्यूएशन आपको सब समझ में आ गया एग्जाम्पल से कि मतलब आप लोगों ने क्या समझा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर, अब बात चलेगी हमारी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, ठीक है। आइए कॉन्सेप्ट पर तो बात हो रही थी, सॉरी, स्टेटमेंट पर बात चलेगी, है ना। अरे मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ यार, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं स्टेटमेंट पर। पहला स्टेटमेंट, इंप्रूव द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट्स। कि डिवैल्यूएशन के बाद, डीवैल्यूएशन के बाद जो है, क्या ये नेसेसरी है, क्या ये हो सकता है, क्या कंपटीशन इंप्रूव होगा, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स हमारा जो है वो इंक्रीज़ होगा, वो इंप्रूव होगा फॉरेन मार्केट्स में, बताइए यस या नो। आप कहोगे सर हो सकता है, कैसे हो सकता है, मैं आपसे पूछूंगा वाई, कैसे होगा, क्यों होगा। तो आप कहोगे सर एक बात बताइए, अब आप एक बात बताइए, अब डीवैल्यूएशन के बाद जब हमारी करेंसी जो है कमज़ोर हो गई है, डिवैल्यूएशन के बाद क्या होगा, अब हमारी करेंसी क्या हुई, कमज़ोर हो गई। तो हमारी करेंसी जब कमज़ोर हो गई है, तो जो इंडियन गुड्स है ना, जो इंडियन गुड्स हैं, वो फॉरेन मार्केट के लिए, फॉरेन मार्केट है, ध्यान रखना, फॉरेन मार्केट के लिए कैसे हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, सिंपल है। क्योंकि डॉलर क्या है, डॉलर तो स्ट्रॉन्ग हो गया ना। अब मान लीजिए आप अपना माल यूएसए भेज रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, कहाँ पे, यूएस से कर रहे हो, ठीक है। अब आपका डॉलर कम एज़ कम्पेयर रुपीज़ के क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको $1 खरीदने के लिए 80 रुपये देने पड़ते हैं, जहाँ 70 रुपये देते थे। तो डॉलर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो हमारी करेंसी क्या है, कमजोर है, सिंपल है। तो अब इंडियन गुड्स जो है जब यूएसए में जाएगा, तो जो फॉरेन मार्केट है यूएसए की, वो उसको खरीदेगी, तो क्या करेगी, सस्ते में तो खरीदेगी, क्योंकि उनको जो डॉलर है ना, जो उनको डॉलर है वो कम देना होगा हमारा सामान खरीदने के लिए, क्योंकि उनका डॉलर स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर किसके, इंडियन रुपीज़ के, ठीक है। तो वो कम डॉलर दे के ही हमारे इंडियन का ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, सिंपल है। अब ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट क्या होगा, बताइए, बढ़ेगा एक्सपोर्ट, ठीक है। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या कंपटीशन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ये बताइए। आप कहोगे हाँ सर कंपटीशन तो बढ़ेगा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सिंपल होगी बात यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, मैंने आप लोग बता दिया क्यों राइट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब बताइए, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है डिवोल्यूशन के बाद उसका जो फॉरेन वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, बताइए क्या होगा। आइए इस स्टेटमेंट को भी हम देखते हैं। ये स्टेटमेंट में आप एक बात बताइए मुझे कि बोला गया, ठीक है, डिवोल्यूशन हो गया, डिवोल्यूशन के बाद जो है ना, डीवैल्यूएशन के बाद जो है डोमेस्टिक, जो हमारी घरेलू करेंसी लाइक हमारी रुपया, डोमेस्टिक करेंसी जो होती है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो कम होती है, वो वैल्यू कम हो जाती है, सिंपल है। जब वैल्यू कम हो जाएगी तो फॉरेन वैल्यू ना, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की ही वैल्यू कम है, जब हमारे देश में ही हमारी करेंसी की वैल्यू कम है, तो और देशों में हमारी करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है, बताइए भाई। जिस नागरिक की हमारे देश में ही कदर नहीं है, उसकी बाहर कैसे कदर हो सकती है। मतलब एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी साइंटिस्ट और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो एक बात बताइए, जब हमारी करेंसी हमारे देश में कमजोर है तो बाहर कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ऑब्वियसली सी बात है, उसकी फॉरेन वैल्यू क्या होगी, उसकी फॉरेन वैल्यू क्या होगी, फॉरेन वैल्यू है, उसकी फॉरेन वैल्यू क्या होगी, आपको सर कम होगी, बढ़ेगी नहीं। तो इसमें क्या बोलेगी, इंक्रीज होगी क्या फॉरेन वैल्यू, नहीं भाई इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। अब आप अपने आंसर तक आइए, पहला आपका राइट है, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, एलिमिनेशन पे है ना, ये हट गया, ये हट गया। अब देखिए 2 आपका रॉन्ग है, 2 आपका क्या है, रॉन्ग है सर, 2 हमने काट दिया, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट हमारा क्या है, राइट आंसर, ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। लेकिन अब हम थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, क्या हमारा ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा, जरूरी नहीं है कि इंप्रूव हो भाई, कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि हमारा ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा, ठीक है। हालांकि हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, वो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ तो सकता है, ठीक है। बट इस बात का ध्यान रखना, जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा इंपोर्ट भी तो महंगा होगा ना, क्योंकि भाई हमारी करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, वो गिर गया है। अब मान लो हमने बाहर से कोई मान के चलिए, हमने बाहर से कोई $100 का कोई सामान इंपोर्ट करा, ठीक है। तो इंडिया वालों को कितनी डॉलर्स को पैसा देना होगा, कितने रुपीज़ देना होगा। तो आप कहोगे सर 100 × 80,
सिंपल सी बात है। तो 80,000 रुपीज़ हमको देने पड़ेंगे, 8,000 रुपीज़ हमको देना पड़ेगा। जहाँ हम जब पहले जो हमारा रुपये था वो 70 था, जब वो 70 था $1 के, तब हमको 7,000 देना पड़ रहा था इंपोर्ट करने के लिए कोई सामान। बट भाई अब तो डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी तो गिर गई, हम तो कमज़ोर हो गए, तो हमें तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग है। तो हम अब 8,000 देंगे, हम 1,000 एक्स्ट्रा देंगे 7,000 से ज़्यादा, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, तो इंपोर्ट तो महंगा हुआ ना भाई, इंपोर्ट महंगा हुआ, भले एक्सपोर्ट हमारा बढ़ने लगा है, ठीक है। ऑयल मशीनरी जैसे इंपोर्ट्स करेंगे हम, जैसे ऑयल हम USA से खरीदेंगे, खरीदते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो क्या इंप्रूव होगा ट्रेड बैलेंस? नहीं भाई, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। यदि एक बात का ध्यान रखना, एक बात का आप लोग ध्यान रखना, जब भी बात होती है यदि इंपोर्ट हमारा यदि इंक्रीज़ होता है ना, इंपोर्ट जो हमारा इंक्रीज़ होता है तो हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो ऑलवेज क्या होगा, कम होगा, वो ख़राब होगा, ठीक है। तो इसलिए नेसेसरी जरूरी नहीं है कि वो इंप्रूवमेंट हो, इसमें नेसेसरी बोले थे ना कि क्या क्या इंप्रूवमेंट होगा, तो थर्ड नहीं होगा, सिंपल है, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आप लोगों को बात समझ में आई, मैंने आप लोगों को जो समझाया है ना। तो बेसिक है, हर चीज़ को आराम से समझना है। यदि अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक एक लाइन को आप समझिएगा, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं आप लोगों से मतलब इतना तो मैं आप लोगों को संभावना दे सकता हूँ, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हम रख रहे हैं 2009 क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, अब आप ये देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स टू क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी, ठीक है, इन इंडिया। हमेशा एक बात देखना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना, तो क्वेश्चंस में की जो वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लो, उनको घेरे में रख लो, ठीक है। उससे आपका माइंड उस कॉन्सेप्ट पर काम करेगा और की वर्ड ही आपको आपके आंसर तक ले जाते हैं, है ना। बैक टू क्वेश्चन चलते हैं। अब बोला गया है कि क्रिएशन ब्लैक, देखो जो भी ब्लैक मनी यदि किसी कंट्री में क्रिएट होती है, मान लो हमारी इंडिया में क्रिएट हो रही है ब्लैक मनी, तो बोला है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट और सबसे ज़्यादा चिंताजनक क्या होगा इंडियन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो अब हमें वो बताना है स्टेटमेंट में, ठीक है। पहले आप ये देखिएगा कि पहले आप लोगों समझें कि ब्लैक मनी होता क्या है, ब्लैक मनी होता क्या है, पहले समझिए, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, ब्लैक मनी वह कैश या वह पैसा होता है जिस पर आप लोग टैक्स नहीं देते हो, क्या नहीं, टैक्स नहीं दी जाता, तो वो भी ब्लैक मनी में काउंट होगा, ठीक है। जो सरकार से, जो गवर्नमेंट से क्या रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है, गवर्नमेंट के सामने नहीं लाया जाता है, नहीं लाया जाता है, वो भी क्या हो गया, ब्लैक मनी हो गया, सिंपल सी बात है ना। एग्जाम्पल लाइक विदाउट बिल के आप लोग यदि बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो विदाउट बिल के, आप भाई बिल होगा तो पता चलेगा ना गवर्नमेंट को कि आपका कितना माल एक्सपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट हुआ है, कहाँ कहाँ गया है, कितना बिका है, ठीक है, किस प्राइस पे बिका है, वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी नहीं विदाउट बिल के। और विदाउट बिल के ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो आप कितना भी घपलेबाजी कर सकते हो, ठीक है, तो वो सब ब्लैक मनी में आ जाएगा, ठीक है। यदि आप विदाउट बिल आप कोई बिजनेस करते हो तो वो एग्जाम्पल है ब्लैक मनी का, ठीक है। दूसरी टैक्स, ठीक है, टैक्स चोरी, आपकी टैक्स नहीं सबमिट करना, वो भी ब्लैक मनी में आता है, ठीक। आप जो भी अपना ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं, बात समझ में आ गई। चलिए तो अब आइए, अब हम पढ़ते हैं इस बारे में। अब सर अभी क्या बताइए, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, सब गवर्नमेंट की सबसे बड़ी चिंता क्या होगी, वरी क्या होगी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी, बताइए चिंता क्या है भाई। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा ना वो ये होगा कि गवर्नमेंट को यदि टैक्स नहीं मिलेगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसमें टैक्स नॉन टैक्स सब आते हैं, जो गवर्नमेंट की कमाई होती है, ये गवर्नमेंट की इनकम है। यदि आप लोग टैक्स नहीं दोगे, ठीक है, यदि आप लोग टैक्स नहीं दोगे तो गवर्नमेंट के पास जो है वो पैसा क्या होगा, वो कम होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा कैसा आएगा, कम आएगा, ठीक है। और जब पैसा कम आएगा गवर्नमेंट के पास, जब इनकम ही कम होगी गवर्नमेंट की, तो भाई जो हमारे पुअर लोगों के लिए स्कीम्स है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, ठीक है, और आपकी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर कैसे होगा भाई, रेवेन्यू रिसिप्ट से जो पैसा आता है वही तो आप लोगों के उस पर डेवलपमेंट पे लगाया जाता है, इकोनॉमी के, ठीक है भाई। पुअर लोगों के लिए स्कीम नहीं होगी, सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, हेल्थ नहीं होगा, एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, ठीक है, ये सब होगा तो क्या होगा, इन सब के नेगेटिव इफेक्ट होने से क्या होगा बताइए। आप कहोगे सर हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, या वो कम हो जाएगा, या रुक जाएगा, जो हमारा विकास है वो रुक जाएगा, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट के काम है, इनकम है गवर्नमेंट की, तो रेवेन्यू लॉस हो गया, हमको रेवेन्यू लॉस हो गया, समझ गए मेरी बात। तो ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी चिंता होती है। चलिए आइए अब हम ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है, आइए हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है आप लोगों के सामने, ठीक है, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। क्या ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी चिंता है आप लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट और लग्जरी हाउसिंग में जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो डाइवर्जन रिसोर्सेज, ये क्या आपको लगता है इतना कुछ है इसमें? नहीं भाई, इसका कोई मतलब ही नहीं है। सेकंड पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी, गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है, ये भी नुकसानदायक है, पर ये मेन रीज़न नहीं है, क्योंकि इनसे हमारा वो जो डेवलपमेंट वाला इफेक्ट इतने बड़े हाई पे, मतलब गवर्नमेंट इसके लिए ज़्यादा वरी नहीं होगी, सिंपल, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं, लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ फॉर रिलीजन, ठीक है, रिजिलिनिज्म जो है हमारा, जो बोल सकते हो, क्या ये सबसे बड़ी चिंता है?
ये गवर्नमेंट की चिंता तो है, बट ये प्राइमरी नहीं है। ब्लैक मनी के मामले में ये प्राइमरी वरी नहीं है, ना यही है ना ये है, तीनों है वरी वाली बातें, बट प्राइमरी वरी नहीं है। लेकिन डी पढ़ते लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट, ठीक है, ड्यू टू टैक्स एविशन, यस दिस इज राइट, समझ लो, क्योंकि यहाँ टैक्स एविशन, टैक्स चोरी बोलते हैं इसको, टैक्स को चोरी करना बोलते हैं इंग्लिश में, टैक्स एविशन, ठीक है, समझ लो। तो ये दिस इज लॉस हो जाएगा हमारे रेवेन्यू का, दिस इज राइट। लास्ट मैंने आपको क्या बताया, ये तो बताया था कि भाई रेवेन्यू क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो डी इज द राइट आंसर। और एक बात का ध्यान रखना, कभी भी मेरा यदि प्रोनाउंसिएशंस में कोई वर्ड गलत निकल रहा है तो उसके लिए बेहद मैं सॉरी मांगना चाहूँगा आप लोगों से। कई बार हो जाता है कि फ्लो में कई बार हम वर्ड हमको सही पढ़ना आता है, बट बाई मिस्टेक हम गलत पढ़ते थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर डी। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को, ब्लैक मनी मैंने बता दिया, ब्लैक मनी किसको बोलते हैं, ठीक है, सिंपल आपको कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। इसी के नाम पर प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब करें आप लोग, ठीक है। आप लोगों को मैं बहुत अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि एक्सपीरियंस है यार, देखो सीधा बोलता है एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे भाई ने प्रीलिम्स और मेंस नहीं निकाले हुए हैं ना, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा बिलीव करें मेरे पे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे आप लोगों के सामने। अब बात कर रहे हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन की, जस्ट वेट। हाँ, द मनी मल्टीप्लायर की बात हो रही है। मनी मल्टीप्लायर शायद मैंने आप लोगों को 2016 के PYQ में पढ़ाया था, थीम रिपीट हो गई, बोलते हैं ना PYQ एज इट इज रिपीट नहीं होता, बट थीम रिपीट होती है, सिंपल है, ठीक है। बोल रही मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीज विद विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी इंक्रीज होगा, कैसे होगा ये बताओ, बताओ। पहली बात, मनी मल्टीप्लायर होता क्या है पता है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट पता है? चलिए मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखिए मनी मल्टीप्लायर ये क्या होता है। देखो मनी मल्टीप्लायर है ना, वो आप लोगों को बताता है कि मान के चलिए RBI है, RBI के थ्रू, ठीक है, ₹1, एक लाख बेस मनी मान के चलिए, ₹1 जो है बैंकिंग सिस्टम में घूमकर कितने रुपए बना देगा। RBI का ₹1, RBI ने अपना ₹1 जो है बैंकिंग सिस्टम में डाल दिया, किसमें डाल दिया, बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में डाल दिया ₹1। अब वो बैंकिंग सिस्टम उसका कितना आउटपुट देगा, ठीक है, वही होता है मनी मल्टीप्लायर। समझ रहे हो मेरी बात? समझ, एग्जाम्पल RBI ने बैंकिंग सिस्टम में ₹1 डाला, बैंकिंग सिस्टम ने इंटरेस्ट लगा के उसको टाइम डिपॉजिट और अलग अलग RD वगैरह में, मतलब सबमिट मान कर चलिए कि टाइम डिपॉजिट में फिक्स कर दिया, ठीक है, या कहीं भी बैंकिंग सिस्टम में ₹1 किसी को इंटरेस्ट पे दे दिया, और वहाँ से हमको ₹1 की जगह हमको आउटपुट मिलता है ₹5 का, कितने का, ₹5 का, ठीक है। अगर ₹5 मिलकर बराबर मिल रहा है तो वही आप लोगों का क्या कहलाता है, मनी मल्टीप्लायर कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बात करते हैं मनी मल्टीप्लायर जो है आप लोगों का, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है लाइक CRR, कैश रिजर्व रेशो पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंडली ये बात करता है मतलब CRR कैसे, मतलब कि बैंक जितना ज़्यादा पैसा RBI के पास रखेंगे उतना कम लोन देंगे और मल्टीप्लायर घटेगा, सिंपल। भाई एक बात बताइए, अब हमें ₹5 मिले थे, ठीक है, मान के चलिए बैंक सिस्टम में ₹5 मिले, अरे ₹5 मान ली किसी SBI बैंक के। अब RBI ने बोला भाई ऐसा है, देखो हमने आपको ₹1 दिया, आपने ₹5 बनाए, इसमें से ₹4 आपके, कितने, ₹4 आपके हैं। अब आप एक काम कीजिए, यही हमारा ₹1 तो हमें वापस कर दीजिए, बच्चे ₹4 में से आप ₹3 CRR में रख दो, किस में रख दो, CRR में रख दो। और CRR आप समझ रहे हो, कैश रिजर्व रेशो, ये किसके पास रखा जाता है, RBI के पास रखता है। कौन बैंक रखता है, बैंक रखता है, जो RBI डिसाइड करता है उतना रखता है, CRR के रूप में कैश रखा जाता है, सिर्फ कैश ही, ध्यान रखना। इस पर RBI इसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, कोई भी ब्याज नहीं देगा, ये रखा गया। जब ये रखा गया तो SBI के पास कितने बचे, आप कहोगे सर SBI के पास तो ₹1 बचा, क्योंकि ₹5 उसने कमा के दिए, ₹1 उसने RBI को दे दिया, ₹3 RBI के पास CRR रख दिए, तो बचा कितना, ₹1 बचा। तो मल्टीप्लायर घटेगा बढ़ेगा, आप कहोगे सर घटेगा। जहाँ SBI ₹4 यदि CRR नहीं रखता, ₹3 सपोज दैट CRR नहीं रखता, तो SBI के पास ₹4 होते हैं ना, सिंपल है। तो इस ₹4 से पता नहीं कितने पैसे बना लेते हो बैंकिंग सिस्टम में SBI, बट उसको तो अब ₹1 बचा, तो मल्टीप्लायर क्या होगा हमारा, कम होगा, सिंपल। मल्टीप्लायर क्या होगा, कम होगा। तो मल्टीप्लायर डिपेंड किस पे कर रहा है, CRR पे। भाई CRR यदि कम हुआ तो मल्टीप्लायर क्या होगा बताइए, आप कहोगे सर मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको तो कम पैसे रखने होंगे SBI को RBI के पास, क्योंकि कम है CRR। यदि ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा पैसे रखेगा, तो फिर वो मल्टीप्लायर कम होगा, सिंपल है। तो मतलब कहने का ये है, यदि CRR कम है या ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा, उसका रिवर्स होगा। मल्टीप्लायर क्या होगा, यदि CRR ज़्यादा तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा, यदि CRR कम है तो मल्टीप्लायर क्या होगा, आप कहोगे सर ये ज़्यादा होगा, और CRR ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर क्या होगा, कम होगा। तो मतलब इसके अपोजिट काम कर रहा है, बस समझ में आ गई, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि उतना ही कम लोन देंगे और उतने बेचारों को मल्टीप्लायर घटेगा। सेकेंडली डिपेंड करता है प्यूपल्स की बैंकिंग हैबिट पर, डिपॉजिट हैबिट पर, किसकी, प्यूपल्स की, लोगों की, ठीक है। भाई लोग जितना पैसा बैंक में रखेंगे अपना, बैंक उतना ज़्यादा
कंपनियों को सबको लोन देगा, क्या देगा, लोन दे सकता है, क्योंकि जनता का पैसा पड़ रहा है, डिपॉजिट है, वो अलग बात है। डिमांड डिपॉजिट भाई कभी भी जरूरत पड़ेगी आपको देना पड़ेगा। सपोज दैट टाइम डिपॉजिट कर दिया कि भाई 5 साल तक के लिए हमने बैंक में अपना पैसा रख दिया, लाइक RD कर दी, FD कर दी, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, मान के चलिए 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए पैसा किसके पास है, बैंक के पास है। तो बैंक क्या कर सकता है, 5 साल तक के लिए आपका पैसा इंटरेस्ट पे दे सकता है, कंपनियों को दे सकते हैं, उसको लोन पे दे सकते हैं। तो वहाँ से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो पैसा क्या होगा, बनेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लायर क्या होगा, एक बता दीजिए, मल्टीप्लायर क्या होगा, आपका उससे बढ़ेगा मल्टीप्लायर। तो सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, यदि लोग मैं यहाँ लिख देता हूँ करेंसी होल्डिंग CS में बोलूँ, करेंसी होल्डिंग। यदि लोग घर पर कैश रखते हैं, यदि लोग घर पर कैश रखेंगे, बैंकों में जमा नहीं करेंगे, तो बैंक लोन देगा नहीं, पैसा प्रचलन में नहीं आएगा, करेंसी हमारे प्रचलन में नहीं होगी। ठीक है, रेगुलेट नहीं होगी। तो घर में रखा हुआ कैश कैसा होगा भाई, वो तो मल्टीप्लायर को घटा रहा है ना, क्योंकि उस पैसे से पैसा नहीं बन रहा है। जो पैसे से पैसा बना रहा है वो मल्टीप्लायर के लिए सही है, सिंपल। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या बोला है, इंक्रीज द कैश यूज रेशो इन द बैंक, मतलब बोला है कि जो मनी मल्टीप्लायर है वो हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज होगा। अब बताइए कब होगा, CRR यदि बढ़ा देंगे क्या इंक्रीज होगा, आपको नहीं सर क्या बात कर रहे हो, ये तो गलत है, सिंपल से भी समझाई थी। इंक्रीज द स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो ऑफ द बैंक, नहीं भाई, कोई भी आपका स्टेचुरी लिक्विडिटी, CRR, SLR, ठीक है, ये मल्टीप्लायर गिराते हैं, बढ़ाते नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इंक्रीज द बैंकिंग हैबिट, यस सर, अभी आपने ये तो डिस्कस कर दिया, राइट, ये ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, नहीं भाई, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, सी इज राइट, इंक्रीज द बैंकिंग हैबिट पीपल। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समझा रहा हूँ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आप लोगों के सामने। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों के सामने बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशन इन द इफेक्ट्स। ठीक है, इन्फ्लेशन का मोस्ट इफेक्ट कब पड़ेगा, ठीक है, वो पूछा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट की बात होगी ना, मोस्ट की बात होगी, मतलब कहीं ना कहीं सारे स्टेटमेंट जो है इन्फ्लेशन का इफेक्ट डालेंगे, इन्फ्लेशन पर इफेक्ट डालेंगे, बट क्या मोस्ट करेगा वो बात की गई है। देखिए, पहले आप लोगों को ये बता दिया जाए कि इन्फ्लेशन क्या होता है, बताइए, फटाफट करते हैं इसको। इन्फ्लेशन क्या होता है बताइए भाई। इन्फ्लेशन होता है जब आपकी मार्केट में जो मनी की सप्लाई है, जो मनी है वो ज़्यादा है, मनी जब ज़्यादा आ जाती है तो लोगों की इनकम भी इंक्रीज़ करती है, जब इनकम इंक्रीज़ करती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, लोगों की इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि लोगों की जेब में आ गया पैसा, अब लोग खर्च करेंगे, क्योंकि जब जेब में पैसा था तो लोगों की चुल उठती है, जब चुल उठती है, सॉरी मैं आप लोगों की जो कॉमन वर्ड्स जो मैं लोकल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ऐसे ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा फन के लिए, है ना, सिंपल सी बात। तो लोग क्या करेंगे, जेब में से पैसा निकालेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, कोई आईफोन, कोई कुछ चीज़ें खरीदेंगे, बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे, ऐसा नहीं है, सिंपल है। तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई कम रहेगी, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। समझ गए मेरी बात, है ना, कोई इसमें ऐसे नहीं है, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझा रखी हैं, जो मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं, इन्फ्लेशन में कई बार आप लोगों को पढ़ा दिया है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन हो गया आपका। ठीक है, अब बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट की बात करें तो ये क्या होता है। ठीक है, बजट डेफिसिट मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने आप लोगों को बजट पढ़ाया है, प्लीज़ जाइए बजट का लेक्चर देखिए, पार्ट 1 मैंने डाल दिया आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छी स्लाइड्स में विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को समझाइए, एक एक कीवर्ड आपको लोगों मैंने उसमें क्या करें, डिफाइन किया है अच्छे से। तो जाइए, बजट 3 पार्ट में कवर होगा और सेकंड पार्ट आपको फ्राइडे में मिलेगा। ठीक है, देखिए बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, सिंपल है, जब आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका खर्चा है बहुत ज़्यादा है आपकी इनकम से, तो वो आपका बजट डेफिसिट कहलाता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है कि रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेबिट, क्या ये इन्फ्लेशनर पे, जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, बताइए। देखिए, रीपेमेंट पब्लिक डेबिट की बात करें, मतलब सरकारी कर्ज का चुकाना। ठीक है, ये इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ाएगा, बिकॉज सरकार के पास पैसा जो है वो वापस आ जाएगा, क्योंकि रीपेमेंट की बात आ रही है ना, पब्लिक डेबिट की, सरकारी कर्ज को चुकाना, जिन्होंने ले रखा है वो पैसा अपना गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है, मार्केट से पैसा निकलता है, मार्केट से पैसा निकलेगा भाई, एक बार बताइए थी, आपकी मार्केट में पैसा है तो इन्फ्लेशन क्या होगी, हाई होगी, सिंपल सी बात है, मैंने बताया। ठीक है, आप लोगों की जेब में पैसा है तो इन्फ्लेशन क्या हो, हाई होगी। लेकिन जब आप रीपेमेंट कर दोगे, जिन्होंने गवर्नमेंट से लोन ले रखा है, तो वो यदि गवर्नमेंट का लोन लौटा देगा तो क्या होगा, अब मार्केट से पैसा निकल गया, गवर्नमेंट की जेब में आ गया, सिंपल है। ठीक है, अब मार्केट से पैसा निकल गया तो मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई जो है, मनी जो सप्लाई है वो हमारी क्या होगी, कम हो गई, मनी सप्लाई क्या होगी, कम हो गई, मनी सप्लाई कम होगी, लोगों की जेब में पैसा नहीं रहा तो लोगों की डिमांड नहीं रही, सिंपल सी बात है, आप लोगों की जेब में पैसा नहीं रहा तो डिमांड नहीं रही तो क्या होगा, सप्लाई आपकी लोगों की सप्लाई क्या होगी, वो कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। मतलब कहने का ये है कि आप लोगों की मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी, और मनी सप्लाई जब कम हो जाती है तो ऑब्वियसली सी बात है, आपकी जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो भी क्या होगी, कम हो गई, क्योंकि जेब में तो पैसा रहा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट मोस्ट इफेक्ट तो नहीं डाली, गलत, ये नहीं डालेगी, इससे महंगाई कम होती है भाई, ये नहीं डालेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं आपकी।
बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, ठीक है। मतलब कहने का ये है जनता से कर्जा लेना, पब्लिक डेफिसिट, ठीक है, बजट डेफिसिट की बात, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से कर्जा लेना टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट के लिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब आप पैसा ले लोगे पब्लिक से, जब आप अभी वो बताइए पब्लिक है ये आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बोला अरे भाई मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, मैं घाटे में चल रहा हूँ, तो आपने कहा ठीक है सर आप पैसा लीजिए, आप लोगों ने पैसा दे दिया किसको, गवर्नमेंट को, तो आपके मार्केट में जो मनी थी वो क्या हो गई, आप कहोगे सर वो तो कम हो गई क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के पास चली गई। अब सरकार जनता से पैसे ले लिया है, ठीक है, अब पहले पैसा पहले से इकोनॉमी में था बट अब क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है, नया पैसा नहीं बनेगा अब, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, आपको भी सर कम रहेगा क्योंकि सीधी सी बात है मनी सप्लाई घट रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आइए ये भी नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू द फाइनेंस बजट डेफिसिट, ठीक, अब बैंकों से, अब हम पब्लिक से नहीं ले रहे हैं, यहाँ बात करें बैंक से लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बैंकों से जब कर्जा लोगे तो थोड़ा इन्फ्लेशन हो सकता है बैंक कुछ हद तक नया पैसा बना दे, क्योंकि आप लोग तो नहीं पैसा बनाओगे ना, पैसा कौन छापेगा, आरबीआई छापेगा, लाइक एक बैंक है, बैंकों का बैंक आरबीआई है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये गवर्नमेंट है, ये बैंक है, गवर्नमेंट ने बैंक से पैसा ले लिया उधार पर, क्योंकि टाइम चल रहा है फाइनेंस जो है आपका बजट डेफिसिट का, ठीक है, बैंकों से पैसा ले लिया किसने, गवर्नमेंट ने, ठीक है। हो सकता है कि अब लोगों के पास, इसके पास मान लीजिए एक बात बताइए, एक बात आप लोग मुझे बताइए, ये बैंक है, बैंक के पास 12 करोड़ रुपीज़ है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बोला भाई मुझे 10 करोड़ रुपीज़ दे दो, आपने 10 करोड़ रुपीज़ बैंक ने दे दिया किसको, गवर्नमेंट को, तो बैंक के पास कितना बचा, 2 करोड़, तो हो सकता है बैंक अब क्या करेगा, अब ये करेगा भाई बैंक इस 2 करोड़ पे ज़्यादा पैसा बनाएगा, ज़्यादा पैसा बनाने के लिए क्या करेगा, लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट पर दे देगा, हाई इंटरेस्ट रेट पर दे देगा, लोग लेंगे नहीं, जब लोग लेंगे नहीं पैसा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, ये ज़्यादा होगा, कोई सर कम होगा क्योंकि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं आएगा, सिंपल, तो सीज रहो, ठीक। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की, अब आपको पता चल गया भाई फोर्थ तो राइट होना ही है, जब 3 ऊपर के गलत हो गए। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी क्रिएट करना, ये बड़ा महंगा हो जाएगा, ये मोस्टली इन्फ्लेशन को भाई ये इफेक्ट करेगा, देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि सरकार सीधा नया पैसा बना देगी अब, ठीक है। तो जब एक बार बताओ, जब नया पैसा बनेगा तो वो पैसा कहाँ आएगा, आपको अभी से मार्केट में आएगा, मार्केट में तो आएगा ना पैसा, मार्केट में आएगा तो लोगों की जेब में आएगा, लोगों की जेब में आएगा तो इनकम बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, और मैं एक बात बता रहा हूँ, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट कमजोर हैं, जाइए मेरी प्ले लिस्ट है, 24 वीडियोस पड़ी है इकोनॉमी की, सिंप्लीफाई इकोनॉमी के नाम से बाय विशु वर्मा सर, उसको देखिए प्लीज़, जाइए, आपके कॉन्सेप्ट एकदम पक्के हो जाएंगे और ये क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे, 1.5 की स्पीड पे देखना, वो काफ़ी धीरे बढ़ा रखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए, टाइम कम है आप लोगों के पास, कॉन्सेप्ट डिवाइस हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है विद रेफरेंस इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, ठीक है। कीवर्ड कैन बी कॉस्ट इंक्रीज बाय द विच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, क्या इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, ठीक है, या क्या कैन बी कॉस्ट इंक्रीज या इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सिंपल सी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, पहले आप लोग मुझे बताइए। पहली बात तो जब भी ना मैंने आपको बताया क्वेश्चंस पढ़ो तो आराम से पढ़ो, कीवर्ड्स उठाओ, जैसे हमारे क्वेश्चन बोल दिया भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन के थ्रू, ठीक है, इनमें से क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसको बढ़ा देंगे, ठीक है, समझ रहे हो कि ये बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, ये बोला गया। तो देखिए पहले आप एक बात ध्यान रखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये होता क्या है, ये होता है जब डिमांड जो आपकी डिमांड है ना वो इंक्रीज़ हो जाए, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, बट जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हो, लाइक आप डिमांड कर रहे हो कि भाई हमको मान के चलिए, आप बोलते हो कि कोई भी एक चीज़, आप मान के चलिए आपका कॉफ़ी है, एक अच्छी कंपनी की कॉफ़ी है, अब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। जब डिमांड बढ़ गई है बट इसकी सप्लाई क्या है, ये सप्लाई इसकी क्या होती है, वो कम है, वो क्या है, कम है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है बट कम लोगों को मिलेगी क्योंकि चीज़ें कम है, सप्लाई कम है भाई, और जब सप्लाई कम है तो प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस है, सिंपल है। अब कॉफ़ी मान के चलिए 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ का एक पाउच आता था, मान के चलिए 250 ग्राम या कुछ भी मान के चलिए 100 रुपीज़ का कॉफ़ी का पाउच था। अब देखा भाई डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी है बट हमारी सप्लाई कम है, हमारा प्रोडक्शन कम है, अब हमको इस पर भी मुनाफा कमाना है, ठीक है। हर कोई अब वही खरीदेगा, फिल्टर कर दो, सिंपल सी बात है। अब हमने इसका प्राइस बढ़ा दिया भाई, हमने लग दिया 200 रुपीज़, ऑटोमेटिक सप्लाई में क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिक डिमांड में क्या आ जाएगी, डिमांड में आ जाएगी थोड़ी सी गिरावट, क्योंकि अब इसको वही खरीद पाएगा जो 200 रुपीज़ देने के कैपेबल है, समझिए। और डिमांड बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग भी होंगे जो 200 रुपीज़ देंगे, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, बात समझ गए। चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को इनमें से कौन से फैक्टर इंक्रीज करेंगे। पहला है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, यस, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ये
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है एमपीसी, इसके द्वारा डिफाइन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आरबीआई जो है ना, एक्सपेंसरी पॉलिसी की बात करें, इसमें आरबीआई क्या करता है, अपनी जो रेपो रेट है या सीआरआर है या एसएलआर है, जो इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट रेट है, बैंक रेट है, इसको क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या कर देगा, कम कर देगा। अब कम कर देगा तो बैंक ज़्यादा पैसा लेगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा लोन पर, तो पब्लिक को ज़्यादा पैसा मिलेगा। सिंपल है, पब्लिक को ज़्यादा पैसा मिलेगा तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। बात खत्म, समझ गए। तो मतलब ये क्या करता है, ये मार्केट में पैसा बढ़ाने वाली पॉलिसी है। तो दिस इज राइट। हाँ भाई, मार्केट में पैसा आएगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, डिमांड बढ़ेगी, लोगों की जेब में पैसा आने लगा, और वो 200 रुपये भी देने को तैयार है कॉफ़ी के लिए जो 100 रुपये की थी। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्या बढ़ते हैं, ठीक है, फिजिकल स्टिमुलस, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। मतलब जो भी आपका सरकारी जो पैकेज है, जो आपको बोलते हैं ना कि थोड़ा सब्सिडी या टैक्स कटौती, इस टाइप से। मान के चलिए पहले आप टैक्स 100 रुपये दे रहे थे, गवर्नमेंट ने बोला यार ऐसा करो, तो मुझे टैक्स ना क्या करो, 80 रुपये दे दो, 20 रुपये आप रखो, मौज करो। अब 20 रुपये आपकी जेब में आ गए। जब 20 रुपये सर आप लोगों की जेब में आ गए हैं, तो अब आप 20 रुपये कहीं ना कहीं खर्च करोगे ना, क्योंकि आपकी जेब में है, तो कहीं ना कहीं डिमांड भी बढ़ेगी हर चीज़ की, कुछ ना कुछ तो डिमांड बढ़ाओगे किसी ना किसी चीज़ की आप। तो दिस इज राइट, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आइए आप लोगों के सामने क्या बोला, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, ये गलत है, ये गलत है। बिकॉज क्योंकि जो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस है ना, वो कोस्ट पुश से जुड़ा है। वो किससे जुड़ा है, ये डिमांड पुल से नहीं जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है कोस्ट, मैं यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ पे है ना, इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस जो हैं ये जुड़ा हुआ है आपके कोस्ट पुश से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। मतलब सैलरी बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी। भाई आपकी सैलरी में इंक्रीज़ हुआ तो आपकी डिमांड में इंक्रीज़ हुआ, डिमांड में इंक्रीज़ हुआ तो जो चीज़ में आप जिस चीज़ की डिमांड बढ़ी है उस चीज़ का क्या होगा, कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि सप्लाई कम है तो कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये आपको कॉस्ट पुश बोलते हैं, इसको क्या होता है, कॉस्ट पुश, ठीक है। इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस किसका पार्ट है, कॉस्ट पुश का पार्ट है। तो थर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। अब आप अपने आंसर पे आइए, आपको पहला दूसरा राइट मतलब पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, तीसरा रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग थर्ड रॉन्ग थर्ड रॉन्ग। तो राइट आंसर इज द आपका ए, ठीक है। और भी स्टेटमेंट हम देखेंगे आराम से। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलिए, फोर्थ स्टेटमेंट में आप लोगों को बोला है हायर परचेसिंग पावर। हायर परचेसिंग पावर, यस दिस इज राइट, क्योंकि हायर परचेसिंग पावर कब होगी, जब आपकी इनकम बढ़ेगी। जब आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी, जब तो हाई परचेसिंग पावर होगी, और इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड फुल इन्फ्लेशन होगा। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट, फोर्थ इज राइट। अब बढ़ते फिफ्थ में, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। भाई एक बार बताइए, अब आपने अपनी लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दी है, तो क्या लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे आपसे? आप कहोगे नहीं सर, पहले 5% पे तो अब 10% पे लोन दे रहा है, तो हम तो नहीं लेंगे। तो ये तो 5 इज़ रॉन्ग, इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि मार्केट में पैसा जो है वो सप्लाई कम कर रहा है, ठीक है। ये मनी सप्लाई जो है मार्केट में उसको रोकेगा, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोगों के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है उसको मैं थोड़ा सा टफ में रखता हूँ, मॉडरेट और हार्ड में रखता हूँ इसको, ठीक है। क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा आपको कोर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए इन डेप्थ में थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको डाटा फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आप इसको स्किप भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन का चैलेंज था, और 15 क्वेश्चन में हमने देखा कि भाई 11 to 12 क्वेश्चन आप लोगों के लिए ईजी थे, यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। बोला गया है वेट चलिए, बोला गया रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट की बात हो रही है, कैन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, डेबिट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट, ये बारे में बात की गई है। अब आप एक बात बताइए, हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, इस स्टेटमेंट में आराम से समझते हैं कि इसमें बोला गया है कि भाई देखिए, जो रिटेल इन्वेस्टर है जो डीमेट अकाउंट के थ्रू जो हमारी ट्रेजरी बिल है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या प्राइमरी मार्केट से परचेज कर सकते हैं? क्या प्राइमरी मार्केट से हम उसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यस या नो, इसमें बात की गई, ठीक है। देखिए एक बात का ध्यान रखना, अब हम सही से पढ़ते हैं, वैसे तो स्टेटमेंट राइट है बट आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की एक स्कीम है जिसको बोला गया है रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये बोला गया आरबीआई की, ठीक है। इस स्कीम के तहत क्या है, इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर है, मतलब नॉर्मल इन्वेस्टर, इसको हम बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, ठीक है, वो इसमें ऐड है। सेकेंडली जो आपके रिटेल इन्वेस्टर है वो अपने डीमेट अकाउंट से, वे अपने डीमेट अकाउंट से, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल, टी बिल जिसको बोलते हैं, ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सीधे डायरेक्ट प्राइमरी मार्केट से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है।
कौन सी स्कीम की बात हो रही है? रिटेल डायरेक्ट स्कीम की बात हो रही है। ये किसकी स्कीम से? आरबीआई की स्कीम से, ठीक है। इसके तहत आरबीआई बोलता है कि भाई इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी नॉर्मल इन्वेस्टर है, जिसको हम रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं, वो अपने डिमैट अकाउंट से टी बिल, ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स को प्राइमरी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। हाँ, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था, इसके लिए थोड़ा सा एडवांस नॉलेज की जरूरत है। यदि आप इस क्वेश्चन को स्किप करोगे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दिस इज राइट, फर्स्ट राइट, ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं। अब पूछा गया है आपसे सेकंड स्टेटमेंट में कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इन द गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताइए, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म में, जो ये ना ये आपका, ठीक है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, इसको हम बोलते हैं, आप बोलते हो NDSOM, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। पहली बात तो ये किसके थ्रू चलाया गया है? ये आरबीआई के थ्रू चलाया गया है। भाई एक बात इतना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम भी आरबीआई की स्कीम है, और ये जो चलाया गया है ये भी आरबीआई का ही है, ठीक है। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ठीक है, ये आरबीआई द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। अब इस पर क्या होता है, इस पर जो हमारा NDSOM जिसको हम बोल रहे हैं, इस पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, टी बिल, ठीक है, की ट्रेडिंग होती है, इनका व्यापार होता है, ट्रेडिंग होती है। दिस इज राइट, ठीक है। तो उसमें बोला यही गया था कि भाई जो प्लेटफॉर्म है इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। दिस इज राइट, ठीक है। फर्स्ट राइट हो गया, सेकंड राइट हो गया। थर्ड पढ़ते हैं आप लोगों के, थर्ड स्टेटमेंट, द सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, इज जॉइंटली प्रोमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए भाई, अब हमको पता नहीं है कि CDL क्या है क्या नहीं है, हम नहीं जानते। हमें तो जिस बच्चे को करंट से रिलेट नहीं होगा, जिसको स्कीम्स नहीं पता, वो इस क्वेश्चन को करेगा भी नहीं, ठीक है। जो आरबीआई के बारे में थोड़ी नज़र नहीं रख रहा है, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या थोड़ा मैगजीन वगैरह को कवर कर रहा है, उसको वहाँ कीवर्ड मिल जाएंगे, हाँ भाई ये है कुछ इस टाइप का, है ना। तो देखिए क्या, CDSL की बात कर रहे हैं जब हम, जिसको बोलते हैं सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड, ठीक, जो CDSL, ठीक है, इसको मिलकर बनाया आरबीआई ने प्लस BSE ने, ठीक है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट दूँ, आप एक बार बताइए, यहाँ भी आरबीआई नाम आ रहा है, और भाई ठीक है, यहाँ आरबीआई नाम आ रहा है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब यहाँ भी आरबीआई नाम आ रहा है, आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इन दो स्टेटमेंट से एक तो राइट होना ही होना है, ये पक्का है। अब यहाँ थोड़ा सा आपका लग बाई चांस 50-50 गेम चलेगा, या तो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ठीक है। चलिए, तो भाई इसको बनाया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने नहीं बनाया है, पहली बात तो ये, ठीक है। इसको प्रमोट किया है, बट इसका आरबीआई प्रमोटर नहीं है, आरबीआई इसका प्रमोटर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको प्रमोट किसने किया? बॉम्बे एक्सचेंज ने किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। बोला है ना कि प्रमोटेड बाय द आरबीआई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नहीं भाई, आरबीआई ने नहीं किया। आरबीआई क्यों करेगा ना? हो सकता है कि भाई सेबी करता, सेबी की मान सकते हैं, क्योंकि सेबी भाई सिक्योरिटीज़ वगैरह का लीडर है, वो जैसे आरबीआई है, वो सिक्योरिटीज़ मार्केट को कौन देखता है? कैपिटल मार्केट को हमारा सेबी देखता है। तो ये ध्यान रखना। तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किया है, बट आरबीआई ने इसको प्रमोट नहीं किया है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। आपकी फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट, दिस इज राइट आंसर, ठीक है। ये था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, पढ़ते रहना, थोड़ा गूगल करना रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स को और NDSMS को, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सॉरी, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ आप लोगों को। आइए, क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, बताइए आप लोग। आपसे बोला गया है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इन इंडिया, सेंट्रल बैंक्स का फंक्शन ऑफ द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजली रेफर ऑफ द विच फॉलोइंग, ठीक, बस समझिए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ये डिफाइन करती है कि लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बैंक सेंट्रल बैंक के बारे में, ठीक है। पहली स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग, क्या बोला गया? लैंडिंग टू ट्रेड ए इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। क्या आपने सुना है कि इस कंपनी ने जैसे बोल दिया कि भाई ये कंपनी है, टाटा की कंपनी है, उसने आरबीआई से लोन लिया? कभी सुना है आपने? ये तो सुना होगा भाई, गवर्नमेंट ने आरबीआई से लोन लिया, चलो ये भी हो सकता है, बट क्या सुना है कि कोई कंपनी है जो आरबीआई से सीधा लोन ले रही है? नहीं भाई, कभी तो नहीं सुना भाई। आरबीआई कभी भी डायरेक्ट किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन को लोन नहीं देता है, सिंपल है, ठीक है। आरबीआई किसको लोन देता है, किसको सपोर्ट करता है? आपको सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करता है, लाइक बैंक, उन सबको करता है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है। सेकंड, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग ए टेम्परेरी क्राइसिस, यस भाई, सीधे उसको बैंकों का बैंक बोला गया है, समझ रहे हो नहीं? लैंड ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि बैंक की क्राइसिस के समय कौन हेल्प करेगा? आरबीआई करेगा, सिंपल है। तो दिस इज राइट, टू इज राइट, ठीक है। थर्ड इज ये गलत। आइए थर्ड स्टेटमेंट बात है, लैंडिंग टू तो गवर्नमेंट फाइनेंस बजट डिफिसिट, मतलब सरकार का जो भी घाटा है उसको पूरा करने के लिए जो लोन है, ठीक है, वो क्या गवर्नमेंट दे रहा है? क्या आरबीआई दे रहा है? लैंडिंग द गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजट डेफिसिट में क्या बैंक लोन देता है? आरबीआई, सॉरी, क्या आरबीआई लोन देता है गवर्नमेंट को बजट डेफिसिट में? आपको भी नहीं सर,
समझ रहे हो, इसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग या मोनेटाइजेशन, ठीक है। ये लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट नहीं है इसका, ठीक है, गवर्नमेंट का तो नहीं, खत्म। थर्ड राउंड, तो स्टेटमेंट बी इज़ द राइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी टू ओनली राइट आंसर है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आप लोगों का 2021 का मैंने PYQ इकोनॉमी का कंप्लीट करवा दिया है और ये 2 पार्ट्स में आप लोगों के सामने आया है, ठीक है। और आप लोग हमारे कुछ इनिशिएटिव हैं जो चल रहे हैं, प्लीज़ उनको जाके देखिए। अमन सर की तरफ से PYQ पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कंप्लीट होने वाला है, लास्ट वीडियो आज डलेगी, उसको जाके देखिएगा। मेरा CSET का प्ले लिस्ट जाइए, मैथ पोर्शन पढ़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में पढ़ा है, जाके देखिएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आते हैं, मैंने नंबर सिस्टम करवाया, उसको जाके देखिए आप लोग, ठीक है। थर्ड जो मैंने आपको इकोनॉमी की प्ले लिस्ट फुल पढ़ाई हुई है कॉन्सेप्ट भी, तो जाइए उसको क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये 3-4 और बजट को प्लीज़ देखिए जाके, है ना। और जल्दी आप लोगों के लिए अमन सर एनवायरमेंट का मॉड्यूल लाने वाले हैं, मे बी सैटरडे से वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जाइए विजिट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सब जानते हैं हमारे सब्सक्राइबर कितने कम हैं, मात्र 168, ठीक है। और इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये आप जान भी रहे हैं कि क्या वैल्यू है इस कंटेंट की, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू आप सभी का। गुड नाइट आप सभी को, आराम कीजिएगा और काम रहिए, रिलैक्स रहिए, मेहनत मारिए, प्रैक्टिस कीजिए। पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं आप लोगों के लिए फाइनल जल्दी स्ट्रेटेजी वीडियो लाने वाला हूँ UPSC की, ठीक है। इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक। चलिए थैंक यू आप सभी का।